ऑनलाइन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक समीकरण। तो ये रासायनिक समीकरण क्या है, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंपल सा डिफिनेशन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत एवं सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर है? यानी जैसे कि मान लीजिए कि A प्लस बी दोनों रिएक्ट करके C प्लस डी बनाया, दोनों आपस में अभिक्रिया करके C प्लस डी बनाया। तो इस A और B जो हमारा पदार्थ है, तो इस दोनों, आपको मालूम है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले और प्रतिफल, अभिकारक जो है वो और प्रतिफल को हम लोग क्या करेंगे? संकेत एवं सूत्रों की मदद से लिखेंगे। जब संकेत एवं सूत्रों की मदद से उसको आप लिखेंगे तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक इक्वेशन का एक एग्जाम्पल हमने लिखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। तो ये जो वर्ड में लिखे हैं, शब्द समीकरण हुआ, जिसको हम शब्द में लिखे हैं, तो इस शब्द को संकेत एवं सूत्र की मदद से लिखेंगे। तो जब संकेत एवं सूत्र की मदद से लिखेंगे तो वो आपका रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे इसके लिए आपको उस एलिमेंट का, उस कंपाउंड का, यानी वो तत्व यौगिक जो भी होंगे, पदार्थ होंगे, उनका रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे जिंक का Zn है तो हमने Zn लिखा, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 कहते हैं तो प्लस H2SO4 लिखे। ये तीर हो गया, मतलब दोनों रिएक्शन करेगा आपस में, तब जाके जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2 देगा, है ना। तो इसको लिखने में काफी इजी होता है, तो इसलिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत जो सब रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसमें हम लोग सब समीकरण में ना लिखकर हम लोग किसमें लिखते हैं? रासायनिक समीकरण में, जिससे कि हमारे लिए लिखना काफी इजी हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा बात समझ में आ गया होगा। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो जब किसी अभिकारक और प्रतिफल को, जब किसी अभिकारक और अभिकारक, भाग लेने वाला पदार्थ और प्रतिफल जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, तो अभिकारक और प्रतिफल को जब हम लोग संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखते हैं तो वो हम लोग का रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो सिंपल सा है कि संतुलित समीकरण में, संतुलित रासायनिक समीकरण वो है जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ H2 प्लस Cl2 है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन किया तो 2HCl, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और क्लोरीन 2 हो जाएगा। तो ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब आप देख सकते हैं हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी है? 2। क्लोरीन में परमाणु की संख्या 2। जब हम इधर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है। तो ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। तो बेसिकली जब हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो वो संतुलित ही होना चाहिए। जब अगर असंतुलित होता है तो उसे हम लोग संतुलित करके लिखते हैं। तो ये हो गया हम लोग का संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें अभिकारक और प्रतिफल की जो परमाणु की संख्या होगी वो समान होना चाहिए, तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्लियर है? दूसरा होता है हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि जो हमारा अभिकारक है और जो हमारा प्रतिफल होता है उसमें जो परमाणु की संख्या होती है वो डिफर कर जाता है, अलग अलग हो जाता है ना। परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। जैसे आप देखिए कि H2 हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, दोनों को जब मिलाते हैं तो H2O जल बनता है। अब यहाँ देखिए कि हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 2, ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या 2। जब H2O में बात करेंगे तो हाइड्रोजन तो 2 है जबकि इधर भी है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2, ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या 1 ही है। तो ये संतुलित नहीं हुआ, इसे हमें संतुलित करना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का
संतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। तो जो समीकरण असंतुलित होगा उसे हमें संतुलित करके लिखना पड़ेगा। तो आगे हम लोग अभी देखेंगे कि जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसको कैसे संतुलित रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। चलिए, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले एक बात हमें अभी जानना है, द्रव्यमान की अनश्वरता का नियम, है ना। ठीक है, ये द्रव्यमान का अनश्वरता का नियम क्या है? तो इसके अनुसार ये कहा गया है कि समान रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है ना ही उसका नाश होता है। ठीक है, कहने का मतलब जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों का, तो उसमें ना तो पदार्थ का निर्माण होता है और ना ही उसका नाश होता है। दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं कि परमाणु अपना साथी बदलकर अन्य पदार्थ बना सकता है। जैसे कि मान लीजिए ए और बी, इसका परमाणु और इसका परमाणु आपस में मिलकर एक नए एलिमेंट वाला नया पदार्थ बना सकता है। यानी परमाणु आपस में अदला बदली करके बदल कर या मिक्स कर करके नया तो बनेगा, लेकिन जो जितने परमाणु की संख्या इधर होगी उतना ही परमाणु की संख्या इधर भी होगी। तो कहने का मतलब कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें परमाणु विलुप्त नहीं होते हैं, परमाणु जितना होता है उतना ही रहता है, किसी नए परमाणु का निर्माण भी नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु हमारा संरक्षित रहते हैं, यानी बचा हुआ रहता है, जो है उतना ही रहता है, ना तो उसके अंदर परमाणु अलग से आएगा और ना ही उसमें से परमाणु निकलेगा। तो इसी कारण हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान का अनुस्वरता का नियम याद रखेंगे। और द्रव्यमान के अनुस्वरता के नियम के हिसाब से क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है ना ही उसका नाश होता है। या हम कह सकते हैं कि परमाणु बदलकर अन्य पदार्थ बना सकता है, किंतु परमाणु विलुप्त नहीं होते हैं, परमाणु का नाश नहीं होता है और ना ही किसी परमाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। चलिए, अब देखते हैं हम लोग किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। इसके लिए हमें हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना होगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे कि एक इक्वेशन है Fe प्लस H2O, ये अभिक्रिया करके Fe3O4 प्लस H2 बनाता है ना। अब हम इसमें देखेंगे कि दोनों साइड का जो परमाणु संख्या है वो समान है कि नहीं है। इधर वाले को हम लोग अभिकारक कहते हैं, इधर वाले को हम लोग प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। उत्पाद लिखा हुआ है, प्रतिफल या उत्पाद। ठीक है, पहले हम लोग अभिकारक की तरफ देखते हैं। Fe परमाणु संख्या कितना है, 1 है ना, एक हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 1। क्लियर है। अब प्रतिफल में आते हैं, यानी उत्पाद में आते हैं। Fe के लिए परमाणु संख्या 3, ऑक्सीजन के लिए 4 और हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 2 है। अब आप देखें तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 और 1 4 टोटल। यहाँ पे हो गया 4 और 2 6 और 6 और 3 9। तो इसका मतलब है कि अभिकारक में टोटल परमाणु संख्या 4 हो गया और प्रतिफल में टोटल परमाणु संख्या 9 हो गया। तो इसका मतलब है कि ये समीकरण हमारा संतुलित नहीं है, तो इसे हमें संतुलित करना पड़ेगा। अब संतुलित जब हम लोग करेंगे तो संतुलित में क्या करना है उस बात को समझेंगे। तो आते हैं इस चरण पे, क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। उचित गुणांक लगा के संतुलित कीजिए। ठीक है, तो अभी देख लीजिए कि अभिकारक और प्रतिफल में सबसे ज्यादा परमाणु वाला पार्ट कौन सा होगा, सबसे ज्यादा परमाणु संख्या किस में है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 है ना, सबसे ज्यादा 4 है और ये 4 किसका है, ऑक्सीजन का। तो अब उसको लेके हम लोग अपना संतुलित करने की प्रक्रिया को चालू करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वाला ये ऑक्सीजन 4 है, इधर तो ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन इधर ही है ना। तो इधर वाले ऑक्सीजन को हमें 4 करना है। तो इधर वाले ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हमने यहाँ पे कितना लगा दिया,
कोफिशिएंट गुणनांक कितना लगा दिए 4, तो ऑक्सीजन हो गए 4। क्लियर है। अब जैसे ही ऑक्सीजन हो गया 4, तो अब आप यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए 8, क्योंकि 2 तो पहले से है, तो 4 दूना 8। अब हाइड्रोजन हो गए जी 8। अब यहाँ हाइड्रोजन 8 हो गए, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा 8 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग कितना 4। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया संतुलित हो गया दोनों साइड। इधर भी देखिए हाइड्रोजन 8 है, यहाँ भी 8, यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ बच गया। अब Fe लोहा, अब Fe यहाँ पे परमाणु संख्या कितनी है 3, इधर Fe सिंगल, तो इसके पीछे लगा देंगे 3, तो देखिए संतुलित हो गया। अब इसको जोड़ के देखिए 3 4 दूना 8 3 11 और 11 4 15, इधर भी आपका 8 4 12 3 15 हो गया, दोनों साइड 15 15। तो इस तरह से ये समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। तो सिंपल सी बात है, आप अभिकारक और प्रतिफल या उत्पाद का जो सबसे बड़ा वाला है उसको लेके आगे आप बढ़ेंगे, और उसको लेके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए समीकरण को संतुलित करना काफी इजी हो जाएगा। ठीक है। तो और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्युमिनियम Al H2SO4 Al2SO4 का होल 3 प्लस H2, ये हमारा रासायनिक समीकरण हो गया। अब देख पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि इसका अभिकारक और प्रतिफल में कितना कितना परमाणु संख्या है। तो ये वाला पोर्शन होगा बाईं ओर अभिकारक, दाईं ओर प्रतिफल। अगर हम अभिकारक की बात करें इधर वाले में, तो अल्युमिनियम का परमाणु संख्या 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और ये जो SO4 सल्फेट है ये आपका 1 है। प्रतिफल में आएंगे तो अल्युमिनियम आपका 2 हो जाएगा, SO4 आपका 3 है और हाइड्रोजन 2 है। अब देखिए ये 2 और 2 4 हो गया, ये हो गया 2 2 4 3 7। तो इसका मतलब प्रतिफल में टोटल परमाणु संख्या 4 और सॉरी अभिकारक में, और प्रतिफल में टोटल 7। तो ये तो संतुलित है नहीं, तो इसमें हमको इसे संतुलित करना पड़ेगा, है ना। तो संतुलित करने के लिए इसमें देखेंगे जो सबसे बड़ा वाला होगा गुणनांक उसको लेके चलेंगे। तो सबसे बड़ा किसका SO4 3 का, तो वहां से सोचना शुरू करेंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा सोचना। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये SO4 है 3, तो इधर SO4 कहाँ है यहाँ पे, इसको 3 करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने पीछे यहाँ पे 3 लगा दिया, तो बोलिए SO4 संतुलित हो गया। जैसे ही SO4 संतुलित हुआ तो अब यहाँ पे अगर 3 लगाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही था पहले से, तो ये हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो गया। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो गया तो प्रतिफल में भी कितना होना चाहिए 6, तो यहाँ पे हमने 3 लगा दिया। तो सल्फेट और हाइड्रोजन संतुलित हो गया, बच गया अल्युमिनियम। अल्युमिनियम इधर कितना है 2, इधर भी 2 होना चाहिए, तो सिंपल है कि अल्युमिनियम के पीछे हम कितना लगा देंगे 2। जैसे ही 2 लगा देंगे तो अब दोनों साइड का जो परमाणु संख्या होगा टोटल वो इक्वल हो जाएगा और ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रासायनिक अभिकरण को अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।